हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत 35। जिया थोड़ी देर में मोबाइल से बात करके वापस आ जाती है। निधि उससे खाना के लिए पूछती है, खाना निकाल दूँ तुम्हारे लिए? जिया उसे इशारे में ही हाँ करती है और अपने बेडरूम की तरफ जाने लग जाती है। निधि उसे रुकने का इशारा करती है। जिया जयराज को कॉल होल्ड करने के लिए कहती है। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो हमारे साथ जयपुर में जो हुआ था, तुमने जयराज को बता दिया क्या? नहीं तो मैंने तभी कुछ नहीं बताया था। अच्छा ठीक है, लेकिन उसे कुछ बताना भी मत, वो खामखा परेशान हो जाएगा सुनकर और फिर यहाँ वापस आने का जिद करने लगेगा। अभी वो काम के लिए बेंगलोर गया है ना, उसका जब काम ख़त्म हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, तब हम उसे सारी बातें शांति से बताएंगे। ठीक है। जिया बेडरूम में चली जाती है। निधि भी खाना निकलने के लिए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर में जिया और रिशु बेडरूम से बाहर आते हैं और खाने पर बैठ जाते हैं। निधि, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने राज को जयपुर के ट्रिप के बारे में बता दिया है। वो तो उसे वैसे भी पता ही था। मैंने तुम्हारे किडनैपिंग और मेरी शादी के बारे में भी बता दिया है। अच्छा, और ये बातें सुनकर वो वापस कब आ रहा है? कल। तो जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या जरूरत थी बताने का? कसम दे दी तुमने, क्या करती? सब कैसे हुआ? जब जब उसने हमसे पूछा कि हम अपने पेरेंट्स से मिले कि नहीं, तो मुझे रोना आ गया और फिर मेरा रोना सुनकर राज परेशान होने लगा और वहाँ पर जो भी हुआ था मैं फिर भी कुछ नहीं बताया। बाद में उसने मुझे अपनी कसम दे दी तो मजबूर में मुझे सब कुछ बताना पड़ा। जिया की आंखों से फिर से आंसू निकलने लग जाते हैं। ठीक है, अब खाना खाओ। क्या हुआ मासी, आप रो क्यों रही हो? रोते तो छोटे बच्चे हैं ना, और आप तो बिग गर्ल हो और डैड बोलते हैं बिग गर्ल बिग बॉज नहीं रोते हैं। जिया को रोते हुए देखकर रिशु बोलता है। जिया उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाती है और निधि को देखकर उसे चिढ़ाने के लिए रिशु से पूछती है, अच्छा, और क्या सब बोलते हैं तुम्हारे डैड? रिशु तो ये सुनकर ही खुश हो जाता है। उसका तो जैसे फेवरेट टॉपिक था अपने डैड के बारे में बात करना, और वो अपना डैड पुराण चालू कर देता है। डैड ऐसे कहने के लिए कहते हैं, डैड ऐसे खेलने के लिए कहते हैं, डैड ये बोलते हैं, डैड वो बोलते हैं, डैड वो करता है। रिशु, चुप हो जाइए और अपना खाना फिनिश कीजिए। रिशु फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने लग जाता है। रिशु, हमने बोला ना चुप रहने के लिए। अगर आपने दोबारा अपने डैड का नाम लिया तो हम आपको उनसे कभी मिलने नहीं देंगे। निधि तेज आवाज़ में बोलती है तो रिशु का चेहरा मुरझा जाता है और वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। मम्मा रिशु से प्यार ही नहीं करती है। रिशु बैड बॉय है ना, इसलिए मम्मा रिशु से प्यार नहीं करती है। वो रोते रोते चीख रहा था। निधि, ये क्या तरीका है बात करने का? बच्चा है वो, और बच्चे का मन कोमल होता है। जहाँ उसे थोड़ा प्यार और अपनापन मिलता है उस तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। लेकिन तुम तो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो। तुम अपने जलन के चक्कर में बच्चे को मन को ठेस पहुंचा रही हो। उसे माँ का प्यार हमेशा से मिलना
मिला है, लेकिन अब जब उसे पिता का प्यार मिल रहा है तो वो खुश हो रहा है। एक्साइटमेंट तो झलकेगा ही ना। लेकिन तुम्हारे सिर पर तो पता नहीं कौन सा भूत सवार है कि धीरज सर तुम्हारे बेटे को छीन रहे हैं। इनसिक्योरिटी अच्छी बात है, लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी हेडेक बन जाती है। जिया निधि को समझाने की कोशिश करती है। निधि खुद भी अपने व्यवहार को लेकर परेशान थी। इस खजूर सिंह के चक्कर में हमारा रिशु भी हमसे नाराज़ हो गया है। क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा है। निधि रिशु को मनाने के लिए उसके कमरे में चल देती है। धीरज किसी फाइल को पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा था और पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। एचपी, एचपी। जी 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 बाबा। हरिप्रसाद एक भूत की तरह प्रकट हो जाता है। इतनी तेज आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आपने मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ देखी है? मैं जाने से पहले इस टेबल पर रख कर गया था। नहीं बाबा, यहाँ पर कोई फाइल नहीं था। मैंने ही इस कमरे की सफाई की थी, मुझे कोई फाइल नहीं दिखाई दिया था। वैसे भी तुम्हारे आँख काम की है जो तुम्हें फाइल दिखेगी, मिसेस सिंह बोलती है। ध्यान तो तुम्हारा टीवी सीरियल पर रहता है, एक काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं है। पता नहीं हम तुम्हें पैसे क्यों दे रहे हैं। मॉम, अब बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। मैंने ही कहीं रख दिया होगा, आप रिलैक्स कीजिए। एचपी, आप जाकर मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना दीजिए, मुझे मीटिंग में जाना है। जी बाबा। धीरज, तुम्हें याद है तुम फाइल लेकर घर आए थे? मिस्टर सिंह भी परेशान होते हुए बोलते हैं। हाँ डैड, उस दिन मैं मीटिंग का फाइल पूरा करके फाइल लेकर गाड़ी में बैठा था। तुम्हारे साथ और भी कोई आया था क्या? हाँ, रवि आया था। उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो एक बार रवि से कॉल करके पूछ लो, क्या पता शायद उसके पास गलती से फाइल चला गया हो। ओके डैड। धीरज रवि को कॉल लगाता है। 2 रिंग जाने के बाद वो कॉल रिसीव कर लेता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रवि, तुम्हारे पास आज की मीटिंग की फ़ाइल है? हाँ सर, आपने उस दिन ऑफिस से वापस आते वक्त मुझे आज की मीटिंग का फ़ाइल दे दिया था और मैं उसे लेकर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मुझे 10 मिनट में के बाद ऑफिस में मिलो। धीरज अपनी बात कहकर फ़ोन काट देता है। मिस्टर सिंह आकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी रख लो। जी डैड। बोलता हुआ वो रूम से निकल जाता है। हरिप्रसाद उसके लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं। बाबा, आपकी कॉफ़ी। लेकिन धीरज उसकी बात सुने बिना ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। अगले दिन जिया, रिशु, निधि तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। निधि प्रिंसिपल के केबिन में जाकर अपने पर्स और सामान के बारे में पूछती है, लेकिन प्रिंसिपल के केबिन में नया प्रिंसिपल बैठा रहता है। बेदी सर आप? हाँ मिस निधि, मैं अब इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, आपको कुछ काम है? जी सर, जब मैं जयपुर गई थी तब मैं जयपुर में ही रुक गई थी और मेरा सामान स्कूल बस में वापस आ गया था। हमें अपना पर्स और बाकी का ज़रूरत का सामान चाहिए। मिस निधि, इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं एक बार टीचर और गार्ड से पूछकर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अगर होगा तो लंच टाइम में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर, अब हम चलते हैं। निधि प्रिंसिपल के कैबिन से बाहर निकल जाती है और क्लास अटेंड करने लग जाती है। इधर धीरज अपनी कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था।
तभी रवि आकर उसके गेट को नॉक करता है। कमिंग। सर, ये मेहता एंड सन्स की फ़ाइल है, तुमने इसे चेक किया है? जी सर, मैंने पूरे फाइल को रीड किया है। इनकी कंपनी भी घाटे में चल रही है। अगर हम इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्होंने अपनी कंपनी में होने वाले प्रॉफिट के 40% शेयर हमें देने का वादा किया है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इनके प्रोडक्ट को मार्केट में अपना टैग के साथ लॉन्च करना है। जब इनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो मार्केट में क्यों नहीं चल रहा है? सर, लोगों को नाम नहीं, प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। उसकी सामान की क्वालिटी चेक करवाओ, तब तक मैं इस फाइल को चेक कर लेता हूँ। रवि बाहर चला जाता है और धीरज उस फाइल को उठाकर चेक करने लग जाता है। फिर से डोर नॉक होता है। कमिंग। जयराज अंदर आ जाता है। धीरज सर उठाकर देखता है तो सामने जयराज रहता है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हो वापस? तुम तो कल आने वाले थे ना? वो सर, मेरा आज बेंगलुरु का काम ख़त्म हो गया तो मैं वापस चला आया। और ये रही वहाँ की डील की फ़ाइल। वहाँ का होटल अब पूरी तरह से तैयार है। 1 हफ्ते बाद रेनोवेशन पूरी हो जाएगी, फिर आप उसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं। जयराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना धीरज। मुझे ना एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं फ़ाइल यहाँ वहाँ रख कर भूल जाता हूँ। एक काम करो, कल ही पर्सनल सेक्रेटरी का वैकेंसी का बोर्ड लगा दो। हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अगर मेरे लिए कुछ काम नहीं है तो मैं घर जाऊँ? हाँ, आज घर जाकर आराम कर लो, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। धीरज उसे कहकर अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। थैंक यू नीरज, तुमने निधि की जान बचाई और जिया को भी उस पागल से शादी करने से रोक लिया। मैं तुम्हारा जितना थैंक्स करूँ उतना कम होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। धीरज जयराज जाते जाते रुक कर उसे बोलता है। धीरज सर उठाकर उसकी तरफ देखता है। तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। तुम्हारी दोस्त उस राहुल के पंजे में थी और तुम्हें इस बात की कोई भनक भी नहीं थी, इसलिए नेक्स्ट टाइम से अपने दोस्त का ध्यान रखना। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सॉरी धीरज, मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि राहुल इस कदर निधि को परेशान कर देगा। अगर पता होता तो मैं उसे कभी अकेला छोड़कर बेंगलोर जाता ही नहीं। थैंक्स टू अलॉट, तुमने उसकी इतनी हेल्प की। इट्स ओके, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। ओके, तुम जाओ, लेकिन कल तक मुझे पर्सनल असिस्टेंट इस ऑफिस में चाहिए। ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, बाय। जयराज बाहर निकल जाता है। धीरज उसे देखकर सोच में डूब जाता है। कितनी जल्दी है इसे निधि से मिलने की। अब अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर सांत्वना भी देना होगा ना। धीरज अपनी सोच पर खुद हैरान हो जाता है। तू क्यों परेशान हो रहा है? उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसके पास ही जाएगा ना। वो सर झटक कर अपने काम करने लग जाता है। फिर से मन में यही सब ख्याल चलने लग जाते हैं, लेकिन उसने तो बताया ही नहीं कि जयराज को उसका बॉयफ्रेंड है। शायद वो बताना ज़रूरी नहीं समझा हो। छोड़ो, मैं क्यों ये सब सोच रहा हूँ। मैं आई कमिंग सर? बाहर से फिर से आवाज़ आती है। कमिंग। पियून कॉफ़ी रखकर चला जाता है। धीरज अपने काम में व्यस्त हो जाता है। निधि और जिया दोनों इस वक्त स्कूल के कैंटीन में बैठे हुए थे। जिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछना, क्या पूछना चाहती है? जब हम जयपुर में थे और हम तुम्हारी शादी में गए थे
तब तुम्हें हर कोई जानवी क्यों बुला रहा था? और धीरज सर ने ऐसा क्या बोल दिया कि तुम्हारी साथ इतनी जल्दी टूट गए? हम उन लोगों को कुछ बोल रहे थे तो वो लोग हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। चल बताती हूँ, लेकिन अभी चैन से समोसे तो खाने थे। निधि उसके आगे से प्लेट ले लेती है। जब तक तुम हमारे सवालों का जवाब नहीं दोगी तब तक तुम्हें ये समोसा खाने को नहीं मिलेगा। यार प्लीज़ आधा खाने देना। नहीं। जिया बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बैठ जाती है तो निधि उसको आधा समोसा पकड़ा देती है। अब इससे ज़्यादा नहीं, जल्दी खाओ और अपनी पूरी कहानी बताओ। जिया मुंह में समोसा डालकर चबाने लग जाती है। मेरा नाम असली जिया नहीं जानवी चौधरी है और मैं यहाँ पर जिया बनकर रह रही हूँ। लेकिन क्यों? बहुत लंबी कहानी है। मेरे दादाजी थे, दादी दी छे। हमारी काफ़ी रॉयल फैमिली है। अब उतने रॉयल और रिच नहीं है, लेकिन जयपुर में हमारा नाम है। जिया उसके आगे कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर प्रधान सर आ जाते हैं। कैन आई जॉइन अस? या श्योर सर। जिया की इजाज़त मिलते ही प्रधान सर कुर्सी खींचकर बैठ जाते हैं। मिस निधि कैसी हैं आप? मुझे पता चला है कि आपके जयपुर में खो गई थी और आपके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं तो उस ट्रिप में नहीं जा पाया था अपने पर्सनल काम के चलते, नहीं तो आपके साथ कभी ऐसा होने नहीं देता। निधि और जिया दोनों आश्चर्य से देख रहे थे कि आज इस सर को हो क्या गया है और इन्हें कब से हमारी फिक्र होने लगी। एम आई फाइन सर, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। आई होप सो कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी बोलिए सर। विल यू मैरी मी? क्या? निधि कुर्सी छोड़कर उठकर खड़ी हो जाती है। जिया भी हैरान होकर खड़ी हो जाती है। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ निधि, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की। लेकिन अब मैं और अपनी फीलिंग्स को छुपा कर नहीं रख सकता हूँ। जब तुम जयपुर में खो गई थी और मुझे पता लगा था तो मेरी जान निकल गई थी। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें अपने एहसास के बारे में बता देना चाहिए। निधि प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मैं जल्दी तुमसे शादी कर लूँगा। निधि अभी भी आश्चर्य से प्रधान सर को देखे जा रही थी। जिया को तो हंसी आ रही थी। ले, तेरा एक और आशिक ऊपर हो गया, अब इसे भी संभाल। जिया निधि के कान में बोलती है। निधि जिया को घूरती है। मैंने क्या किया? मुझे क्यों ऐसे घूर रही है? मिस निधि आपने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए सर, मैं आपकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों निधि? मुझ में क्या कमी है जो तुम शादी के लिए मना कर रही हो? मेरा खुद का फ्लैट है और मैं इतना कमा लेता हूँ कि हमारा खर्चा अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और मुझे तुम पसंद भी हो, प्यार भी करता हूँ। हम शादी के बाद बहुत खुश रहेंगे। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है जो तुम शादी के लिए मना कर रही हो? देखिए सर, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझती हूँ,
लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती हूँ और ना ही आपसे प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं निधि, शादी के बाद प्यार अपने आप हो जाता है। और मेरा प्यार है ना, हम दोनों की लाइफ में बहुत होगा। मम्मा, मम्मा, मम्मा मम्मा करते हुए ऋषु वहाँ पर चला आता है। जब वरदान सर देखते हैं कि कोई निधि को मम्मा मम्मा बुला रहा है तो वो हैरान हो जाते हैं। निधि ऋषु आकर सीधे निधि से लिपट जाता है। उन्हें एक झटका लगता है। ये आपका सन है? यस सर, मेरा बेटा है ऋषभ पाठक। अब इसका सारा प्यार का भूत सर पर से उतर जाएगा। जिया फुसफुसाते हुए बोलती है, आपने कभी अपने बेटे के बारे में बताया ही नहीं। सर, हमने ज़रूरत ही नहीं समझा। आपका और हमारा डिपार्टमेंट अलग है, इसलिए हम कभी आपसे रिश्तों के बारे में बात नहीं कर पाए और यही रीज़न है हमारी शादी नहीं करने का। अब आप हमारी मजबूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप मैरिड है, कभी बताया क्यों नहीं? ना ही कभी अपने हस्बैंड से मिलवाया तुमने। सॉरी सर, बट अब हम साथ नहीं रहते हैं, इसलिए आपसे नहीं मिलवा पाए। अब हम चलते हैं, लंच टाइम ओवर हो गया। पूरी कैंटीन भी खाली हो गई थी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मजबूरी समझ गए होंगे। हम आपके लायक नहीं हैं। हम एक बच्चे की माँ हैं और हम यहीं बने रहने में खुशी हैं। हमें अब और किसी का पत्नी नहीं बनना है। हम आपकी फीलिंग्स का दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम आपकी फीलिंग्स के साथ रह नहीं सकते हैं। आप किसी एक अच्छी लड़की को ये बात बोलिएगा, वो आपकी फीलिंग की कदर करेगी और आपकी जीवन साथी बनेगी, लेकिन हम नहीं। माफ़ कर दीजिए। निधि ऋषु का हाथ पकड़कर टेबल छोड़कर चली जाती है। उसके पीछे जिया भी दौड़ कर चली जाती है। शाम के समय निधि और जिया ऋषु सब फ्लैट पर पहुंचते हैं। निधि दरवाजे का लॉक खोल ही रही थी, तभी जयराज पहुंच जाता है और सब अंदर चले जाते हैं। तुम सब यही बैठो, हम पानी लेकर आते हैं, निधि बोलती है। ऋषु, आप भी जाओ, अपने कमरे में जाओ, ड्रेस उतारो, तब तक मम्मा आपको आकर घर के कपड़े पहना देगी। ऋषु अपने कमरे में चला जाता है। निधि भी किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है। जयराज कसकर जिया को गले लगा लेता है। सॉरी जिया, जब तुम इतनी मुसीबत में थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं राज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। जयराज जिया का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लेता है। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं क्या करता? मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। मैं कैसे जीता तुम्हारे बिना? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जिया जयराज के कंधे पर अपना सर टिका देती है। कैसे करती तुम्हें कॉल? मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया गया था और मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया था। उस रूम में ना ही खिड़की थी ना कुछ था, बस एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था, बस खाना देने के लिए खुलता था। मैं पल पल मर रही थी जयराज तुम्हारे बिना। कितनी बार तो मैंने खुद की जान लेने की भी कोशिश किया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी जान लेने के लिए कुछ भी नहीं था। न चाकू थी, न पंखा था, ना ही पॉइजन था। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ जय, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। तुम मेरी जिया को मारने की कोशिश की ना?
नहीं जयराज, मैं तुम्हारी जिया को मारने की कोशिश नहीं किया, बल्कि तुम्हारी जिया को बचाने की कोशिश किया था। मैं तो जानवी को मारने जा रही थी, जिसकी शादी राजवीर से हो रही थी। जिया की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, खुद की जान लेने से मेरे बारे में सोचना इतना आसान होता है? जब इस दुनिया में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है ना, तब कोई इंसान अपनी जान लेने की कोशिश करता है। अपने प्यार से बिछड़ने का दुख, उससे ज़्यादा दुख इंसान को किसी चीज़ में नहीं मिलता है। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर कोई और लड़का रहता तो खुद की जान लेने की कोशिश नहीं करती, लेकिन वो राजवीर था। जयराज, आज भी मुझे अगर वो रात याद आती है ना, तो मेरी रूह कांप जाती है। उन चारों लड़कों की आवाज़ मेरे कान में अभी भी गूंजती है। रात को मुझे सोने तक नहीं देती है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे ऐसे लड़की की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं खुद को ख़त्म कर लेती। लेकिन पापा एक भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और ऊपर से तुम्हारी जान लेने की धमकी अलग से दे रहे थे। और मुझे तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी जान के खातिर इस जिया को मरना भी पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। जयराज उसके गालों पर हल्का सा थप्पड़ मारता है। बहुत बोल लिया तुमने। दोबारा मेरी जिया को मारने की कोशिश मत करना, सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिया उसके सीने से लगकर रोने लग जाती है। जयराज उसके बालों को सहलाने लग जाता है। कॉफ़ी पी लो। निधि की आवाज़ सुनकर दोनों अलग होकर बैठ जाते हैं। निधि जब जिया को रोते हुए देखती है, जयराज, तुमने फिर हमारी होने वाली भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया, और तुमने उसे रुलाया भी। ये तुमने बहुत गलत कर दिया है। हम तुमसे गुस्सा हो गए हैं। निधि तुमसे गुस्सा हो गई है। बिल्कुल ऋषु की तरह निधि मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। निधि को ऐसे देखकर जयराज और जिया दोनों हंसने लग जाते हैं। ये हुई ना हमारी भाभी वाली बात। जिया उसे थप्पड़ मारती है। ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है तूने? हम दोस्त हैं और दोस्त बनकर ही रहेंगे। ये क्या दोस्त दोस्त हो गया? तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हें भाभी नहीं बुलाना गए क्या? नहीं, मैं तुम्हारे लिए जिया ही रहूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम तो तुम्हारा प्रमोशन करना चाहते थे। हम तो तुम्हें रिशु की मासी से मामी बनाना चाहते थे, लेकिन शायद तुम्हें मासी बनने में ज़्यादा खुशी मिलती है। वैसे उसके मुंह से अच्छा लगेगा ना, जिया मामी। फिर तीनों मुस्कुराने लग जाते हैं। ये लो कॉफ़ी। निधि सबको कॉफ़ी पकड़ा देती है। अब अगर तुम दोनों का लव रोमांस और बातें ख़त्म हो गया हो, तो जिया हमें भी अपना जवाब चाहिए। और जयराज, तुमसे तो हिसाब हम बाद में लेंगे। तुमने भी हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। अगर हमें जिया के बारे में पता होता तो हम कभी जयपुर जाने की जिद करते। अब हमें समझ आ रहा है जिया क्यों नहीं जयपुर जाना चाहती थी। नहीं निधि, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा हुआ मैं गई। जब तक जाती नहीं, तब तक पापा का असली चेहरा कैसे देख पाती। लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या था? निधि, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश थी, जब तक मेरी ज़िंदगी में राजवीर नाम का ग्रहण नहीं आया था। मैं अपनी दुनिया में बहुत अच्छे से जी रही थी। माँ पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सब मुझसे प्यार करते थे। मैं उस टाइम कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। मेरी फ्रेंड स्नेहा का बर्थडे था। उसने मुझे अपने घर बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया था। जिया निधि को बताते हुए अपनी यादों की दुनिया में खो जाती है। जिया अपने ताऊ जी के लड़के के साथ कॉलेज से घर आती है। जानवी, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ मम्मी, आज एक लेक्चर कम अटेंड किया है, और आज स्नेहा का बर्थडे भी था, इसलिए घर पर पार्टी है,
और हम सबको बर्थडे पार्टी में बुलाया है। प्लीज़ मम्मी मना मत करना, मुझे जाने देना, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, जल्दी ही चली आऊँगी, प्लीज़ आप मना मत करना। जानवी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने पापा से पूछ लेना। तभी उसके पापा घर आते हैं। जिया अपने पापा को देखकर दौड़कर उनके पास जाती है और अपने पापा के गले से लग जाती है। उसके पापा भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। क्या बात है, आज तो गुड़िया रानी को अपने पापा की याद आ रही है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा, मैं तो हमेशा ही आपको याद करती हूँ ना। वीरेन, कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ है क्या मोबाइल का? वीरेन जिया के ताऊ का लड़का का नाम था। नहीं चाचा जी, अभी कोई नया लॉन्च नहीं हुआ है, पिछले महीने तो लॉन्च हुआ था और जानवी ने पिछले महीने ही नया फ़ोन ले लिया था। तो फिर आज हमारी गुड़िया हमें मस्का क्यों लगा रही है? क्या पापा, क्या आपको मोबाइल लेने के लिए आपकी गली लगाती हूँ? जिया मुँह फुलाकर बोलती है। मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी मम्मी, हमें नाश्ता नहीं करना, हम जा रहे हैं अपने रूम में। वो तुनक कर अपने कमरे में चली जाती है। आपको क्या हमारी लाडो रानी को गुस्सा दिलाने में ज़्यादा मज़ा आता है? वो कहीं की राजकुमारी नहीं है, वो इस घर की बेटी है और इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ, भुगतना तुम लोगों को ही पड़ेगा। जिया की दादी बोलते हुए सीढ़ी से नीचे उतरती है। मासा, ऐसी बातें नहीं, वो भी बच्ची है। नरेश, अब वो बच्ची नहीं रही, पूरी 19 साल की हो चुकी है। अब आप उनके ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। नहीं मासा, हम इतनी जल्दी जानवी की शादी नहीं करेंगे, अभी उनको पढ़ाना है। हमारी बात इस घर में सुनता कौन है, करनी तो सबके अपने मन की ही है। चुपचाप अपना नाश्ता करने लग जाते हैं। हम जानवी को देख कर आते हैं। जिया के पापा बोलते हैं और सीढ़ी से चढ़ कर ऊपर चले जाते हैं। जिया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल हुआ रहता है। आज तो कॉलेज के कैंटीन में भी उसने कुछ नहीं खाया था। स्नेहा के बच्ची के चक्कर में पूरा टाइम उसके बर्थडे के डेकोरेशन में यूँ बीत गया। वो अपने कबर्ड खोलकर चिप्स का पैकेट ढूंढने की कोशिश करती है। कहाँ है, एक भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ढूंढने पर उसे चिप्स का पैकेट मिल जाता है और वो लेट कर खाने लग जाती है। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जिया झट से कंबल के नीचे छुपा लेती है और बिल्कुल दुखी सा चेहरा बनाकर बैठ जाती है। तभी उसके पापा कमरे में दाखिल होते हैं। सॉरी बेटा, हम तो बस आपके साथ मजाक कर रहे थे। फिर भी जिया कुछ नहीं बोलती है। जानवी, हमें माफ़ कर दो। जिया फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब उसके पापा मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अब आप बता ही दीजिए कि आप हमें माफ़ी के बदले क्या चाहिए, क्या देना पड़ेगा हमें। जिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और उनकी तरफ घूमती है। हमें स्नेहा के बर्थडे पार्टी में जाना है। तो फिर चले जाओ, किसने रुका है। पापा, पार्टी लेट नाइट तक चलेगी और मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और मुझे भी जाना है। नहीं जानवी, हम इसकी परमिशन आपको नहीं दे सकते हैं। आपको पता है ना, हम देर रात तक का ये पार्टी हमको पसंद नहीं है। आप अभी जाइए और 8 बजे तक वापस चले आइएगा। वीरेन को हम आपके साथ भेज देंगे। ये तो गलत बात है ना पापा, आप हर जगह मेरे साथ भैया को भेज देते हैं, लेकिन मैं तो वीरेन भैया के साथ हर जगह नहीं जाती हूँ ना। आप क्यों हर जगह वीरेन भैया को मेरे साथ भेज देते हैं। उसके पापा को कुछ समझ नहीं आता है कि अपनी बेटी को कैसे समझाए। तभी उन्हें जिया का मोबाइल बेड पर रखा हुआ दिखाई देता है। वो उसके मोबाइल को उठाते हैं और पहले उसके ऊपर से कवर हटाते हैं।
फिर उसके ऊपर से टेम्पर हटा देते हैं और फिर मोबाइल को लेकर खिड़की के पास ले जाते हैं। क्या क्या कर रहे पापा आप मेरे फ़ोन के साथ? फ़ोन टूट जाएगा। आपने उसके ऊपर से कवर और टेम्पर भी उतार दिया है और आप उसे खिड़की के पास लेकर क्यों गए हैं? जिया दौड़कर उनके पास आती है। उसके पापा बोलते हैं, इस फ़ोन को नीचे फेंक दूँ, ये टूटेगा कि नहीं? पापा ये तो टूटेगा ही ना, आपने इसके ऊपर से कवर भी हटा दिया, टेम्पर भी निकाल दिया है, इसे खिड़की के नीचे से फेंक रहे हैं तो ये टूटेगा ही। तो जानवी बेटा, आप इस बेजान से फ़ोन के लिए इतना सोच रही हैं और आप तो हमारी दुनिया हैं, हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी गुमान है। हम आपको कैसे बिना प्रोटेक्शन का बाहर भेजें? आप अपने इस फ़ोन को बिना प्रोटेक्शन के खिड़की के नीचे नहीं फेंकने दे रहे हैं तो हम आपको कैसे बाहर निकलने दें, वो भी रात के अंधेरे में? सॉरी पापा, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। जी अपने पापा के गले लग जाती है। हमें किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है। जब आपने हमसे माफ़ी के बदले बर्थडे पार्टी में जाना मांगा है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। अब वीरेन के साथ चले जाइएगा, रात को 10 बजे तक वापस आ जाइएगा। अपने पापा की बात सुनकर जिया खुश हो जाती है। थैंक यू पापा। चलिए अब नीचे उतर कर नाश्ता कर लीजिए, हमारे बैठने से आपका चिप्स भी ख़राब हो गया होगा। अपने पापा की बात सुनकर जिया हंसने लग जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नए भाग के साथ। आई नो कहानी डिले हो रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी अब डेली बेस पर कहानियाँ देने की। थैंक यू सो मच।